हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। प्यारे दोस्तों, आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जून 2025 के प्रीवियस ईयर के सवाल जो कि पूछे गए थे आपके यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि एचआरएम सब्जेक्ट से। तो आइए फटाफट से अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक काम जो आपको करना है वो है जी, फटाफट से इस वीडियो को लाइक, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए और ढेर सारा अच्छा अच्छा कंटेंट हम लेकर आए हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं जी अपकमिंग यूजीसी नेट दिसंबर 25 और जून 26 कॉमर्स और मैनेजमेंट एग्जामिनेशन के लिए, तो एवर स्टडी क्लासेस के जो कोर्सेज हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं जी। इन कोर्सेज का डेमो और प्रीव्यू आप हमारी ऐप और वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सवाल इजी हमारे पास, कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ अनकॉमनली गुड और undesirable examples of an employee's work related behavior and reviewing it with the employee at predetermined times is known as। तो यहाँ पे एक परफॉर्मेंस अप्रेजल का टेक्निक है जिसकी बात हो रही है, और आपको बताना है ये कौन सा टेक्निक है। क्या ये बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल है, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड है, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड है, या फिर मिक्स्ड स्टैंडर्ड स्केल है। अब इस मेथड के अंदर हमें बोला गया कि जो एम्प्लॉय का या तो बहुत ही अच्छा या बहुत ही बुरा एग्जाम्पल है उसके वर्क रिलेटेड बिहेवियर का, उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने पास और उसके बेसिस पे एम्प्लॉय का प्री डिटरमाइंड इंटरवल्स पे अप्रेजल करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो फोकस है ना वो क्रिटिकल इंसिडेंट्स के ऊपर है कि जो बहुत ही अच्छे एक्सेप्शनली गुड है या जो एक्सेप्शनली बैड है, जो क्रिटिकल इंसिडेंट्स है उसको हम रिकॉर्ड करके रखते हैं। डेट आर द बेसिस ऑफ अप्रेजल एंड दिस इज अवर क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। बाकी अगर हम बाल्स की बात करें, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल की, तो यहाँ पे तो आप बिहेवियर को एक स्केल के साथ मैप करने की कोशिश करते हो। पेयर्ड कंपैरिजन में कुछ कंपैरिजन हो रहा होता है। तो करेक्ट आंसर तो अपने पास ऑप्शन 2 का ही बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग हमें करनी है। और लिस्ट 1 में सबसे पहले हमें देखने को जो मिल रहा है वो है आपका जॉब एनलार्जमेंट। तो जॉब एनलार्जमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आप वर्कर्स को सेम लेवल पे और एक्टिविटीज पकड़ा देते हो। तो ये आपका मैच होगा 3 से, असाइनिंग वर्कर्स एडिशनल सेम लेवल एक्टिविटीज। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे आप बेसिकली जॉब पे जो जो काम होने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ड्यूटी होंगी उस पोजीशन की, तो ये सारी चीजों की आप एक लिस्ट बना लेते हैं। दैट इज योर जॉब डिस्क्रिप्शन। और ये चीज सेकेंड नंबर पॉइंट में आ रही है, अ लिस्ट ऑफ जॉब्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, वर्किंग कंडीशंस एंड सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब अगर बात करें जॉब स्पेसिफिकेशन की, तो जॉब स्पेसिफिकेशन बात करता है जॉब को करने वाले पर्सन की, कि जो जॉब को करेगा उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अ लिस्ट ऑफ जॉब्स ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स, कि उसमें क्या स्किल्स होने चाहिए, क्या उसका एजुकेशन लेवल होना चाहिए, क्या उसकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। तो ये आपको 1 से मैच होगा। और फिर बचा आपका जॉब एनरिचमेंट, और ये आपका 4 से ही मैच होगा। इसमें आप अपनी जॉब्स को रीडिजाइन करते हैं इस तरीके से ताकि आपके जो वर्कर्स हैं उनको आप और बेहतर एक्सपीरियंस दे सकें, आप उनको कुछ ऐसा ऊपर के लेवल का काम दे सकें जिससे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए, उसको ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये सारी चीजें जॉब रिकॉग्निशन में आती हैं। तो डी आपका 4 से मैच होगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का रहेगा। The ongoing process of systematically identifying, assessing, and developing organizational leadership to enhance performance is known as। तो यहाँ पे बोला गया कि एक प्रोसेस है जिसमें आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, असेस कर रहे हो, और ऑर्गेनाइजेशन की जो लीडरशिप है उसको डेवलप कर रहे हो। तो इसे क्या बोला जाएगा? स्ट्रेटेजी एंड वर्कफोर्स प्लानिंग, प्रिडिक्टिव वर्कफोर्स मॉनिटरिंग, सक्सेशन प्लानिंग, या फिर मैनेजरियल जजमेंट। अब देखो, जहां पे आपका फोकस होता है कि आप अपनी फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स को डेवलप करो, कि आपके पास ऐसा हो कि फ्यूचर में जब भी कोई पोजीशन खाली होगी उसको भरने के लिए कोई पर्सन अवेलेबल हो। आप असेस करते हैं कि कौन से लोग अवेलेबल हैं, उनको कोई डेवलपमेंट की जरूरत तो नहीं है, कैसे कौन कौन सी पोजीशन फ्यूचर में वो भर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी सक्सेशन प्लानिंग के दायरे में आ जाती हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है मैच द फॉलोइंग का। दो लिस्ट आपको दे रखी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो आइए करते हैं इनकी मैचिंग। तो लिस्ट 1 की अगर हम बात करते हैं तो लिस्ट 1 में हमारे पास कुछ कंसेप्ट हैं और लिस्ट 2 में डिस्क्रिप्शन है। और कॉन्सेप्ट सबसे पहला हमारे पास है पर्सनल मैनेजमेंट, इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन, और फिर इंटरनेशनल एचआरएम।
तो अगर हम पर्सनल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये एक ट्रेडिशनल पुराना कंसेप्ट है जिसमें हमारा फोकस होता था कि हम लोगों को इस्तेमाल करेंगे अपने प्रॉफिट्स कमाने के लिए। तो फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय कंट्रीब्यूटिंग बाय द पीपल। तो ह्यूमन रिसोर्स को एक रिसोर्स की तरह, एक एसेट की तरह अभी नहीं देखा जाता था, बट एचआरएम के अंदर हमारा जो एटीट्यूड है वो बदल गया। हमारा लोगों के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। तो इट मींस डेवलपिंग एटीट्यूड ऑफ द पीपल फॉर देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन। तो ह्यूमन बीइंग को एक रिसोर्स की तरह समझा जाने लगा था और उसे एक कंट्रीब्यूटर माना गया टुवर्ड्स द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम चाहते हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन अच्छे बने रहे। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन एमिकेबल बने रहे, ये इसके अंदर आ जाएगा। इंटरनेशनल एचआरएम के अंदर आप एचआर चैलेंजेस इंटरनेशनल लेवल के, इंटरनेशनल ऑपरेशंस के देखोगे तो ये क्लियरली आपका 3 से मैच हो जाएगा। तो करेक्ट मैचिंग जो हमारी बनेगी वो ऑप्शन नंबर 3 वाली यहां पे बन जाएगी। Which one of the following is not the HR audit? तो HR audit के अंदर इनमें से क्या नहीं आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। जॉब डिस्क्रिप्शन, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, मैंडेटेड बेनिफिट्स, बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। देखो एचआर ऑडिट की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ी हुई चीजों का ऑडिट हम यहाँ पे करेंगे, देखेंगे कि हम ह्यूमन रिसोर्स से जुड़े हुए सारे काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब जॉब डिस्क्रिप्शन, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन और जो हमारे मैंडेटेड बेनिफिट्स हैं जो कानूनी तौर से रिक्वायर्ड है कि हमें एम्प्लॉइज को देने हैं, वो सब तो ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट के अंदर कवर हो जाएंगे, इसके स्कोप में आ जाएंगे। बट बैलेंस स्कोर कार्ड नहीं आएगा। बैलेंस स्कोर कार्ड अपने आप में एक टूल है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्लीकेशंस ऑफ EHRM या फिर इलेक्ट्रॉनिक HRM? पर्ट सीपीएम। पर्ट सीपीएम जो आपके पास है ये ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक्स हैं, कंट्रोलिंग की टेक्निक्स हैं, तो EHRM में तो ये नहीं आनी चाहिए। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये आपके एचआरएम से जुड़े हुए हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनिक एचआरएम का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो पर्ट और सीपीएम को यहां से हटा देते हैं जी, और सी, डी और ई को इंक्लूड करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो बनता है वो ऑप्शन नंबर 1 का बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल? तो एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस की अप्रेजल का इनमें से कौन सा मेथड नहीं है? 360 डिग्री अप्रेजल एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिसमें अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव से एम्प्लॉइज का अप्रेजल किया जाता है। एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, अगेन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ अप्रेजल। हेलो इफेक्ट, हेलो इफेक्ट बेसिकली एक बायस है जो परफॉर्मेंस अप्रेजल के समय आ सकता है, एक मेथड नहीं है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। बार्स, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, ये भी परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक तरीका है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वर मेंट फॉर लेबर वेलफेयर? तो लेबर वेलफेयर से कौन से कानून जुड़े हुए हैं? फैक्ट्री एक्ट के अंदर लेबर की बातें हैं। एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट 1948 ESIC वाला कानून है, तो इसमें भी एम्प्लॉयज की बातें हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, तो ये भी एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए ही है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये कंज्यूमर्स के लिए है ना कि लेबर के लिए। कंपनीज एक्ट 2013 में भी कोई डायरेक्टली लेबर वेलफेयर की बातें नहीं है। तो ए, बी और सी जो हैं दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर, और इसीलिए हमारे पास जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1, ए, बी एंड सी ओनली। When the responsibility, scope and challenges in work is deliberately upgraded, it is known as जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनरिचमेंट, जॉब रोटेशन या फिर जॉब असाइनमेंट। देखो आपके काम के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कोप और चैलेंजेस हैं आपने उसे बढ़ा दिया, यानी कि आपकी जॉब को यहाँ पे एनरिच कर दिया। तो जॉब एनरिचमेंट के अंदर हम आपकी जॉब के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स डाल देते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका स्कोप जो है बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी हायर लेवल की चीजें इंक्लूड कर देते हैं ताकि आपको और मोटिवेशन फील हो अपनी जॉब को करते हुए। और इसीलिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, जॉब एनरिचमेंट का ही बनेगा। अरेंज द स्टेप्स इन इंप्लीमेंटिंग एन HRIS, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको लागू करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो आप क्या स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करोगे? तो एक बार फटाफट से ये पॉइंट्स को रीड कर लो और फिर स्टेप्स हम बनाते हैं। तो देखो जी, अगर आप ऑप्शंस की तरफ नजर डालेंगे तो ए आ रहा है 2 में पहले और 2 में बी और सी पहले आ रहे हैं। देखो जी, यहाँ पे आइडिया की शुरुआत सबसे पहले होनी चाहिए, इंसेप्शन ऑफ आइडिया ही सबसे पहला होना चाहिए, और इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले ए ही आना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि ए पहले आएगा जनाब,
तो बी और सी तो फिक्स हो गए कि बी और सी तो इसके साथ साथ ही चलेंगे। फीजिबिलिटी स्टडी आएगी आपकी, आपने पहले तो आइडिया आया कि यार ऐसा सिस्टम बनाते हैं, फिर आपने उसकी फीजिबिलिटी स्टडी करी कि फीजिबल है भी या नहीं, और फीजिबल है तो फिर आपने इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए एक प्रोजेक्ट टीम यहाँ पे बना दी। अब प्रोजेक्ट टीम हमारी रिक्वायरमेंट्स को सबसे पहले तो डिफाइन करेगी कि इस सिस्टम से हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और फिर यहाँ पे हम वेंडर एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कौन सा वेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहिए इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाने के लिए। तो ए बी सी ई डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो बन जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया? तो इनमें से इंडिया का सेंट्रल ट्रेड यूनियन कौन सा नहीं है? INTUC, ये तो हमारा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। AFL-CIO, ये जो AFL है ना, ये अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर है, ये इंडिया वाला नहीं है। इसे यहाँ पे काटेंगे और यही आंसर बनेगा। इसके बाद C2 है, C2 हमारे पास है सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस, और BMS है जो कि हमारे पास बनता है भारतीय मजदूर संघ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का ही बनेगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की हमारी चर्चा यूजीसी नेट 2025 जून एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर सवालों के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।